हेलो एंड वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस पॉइंट पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी और डीबी एग्जाम के सेक्शन 1 की तैयारी के लिए मिक्स क्वेश्चंस का एक प्रैक्टिस सेट। दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट में जो है आप लोगों को साइंस, जीके, रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, इसलिए वीडियो जो है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। लेकिन इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब जरूर से कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप लोगों को हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो बिना किसी देरी के। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है कि पदार्थ का परमाणुविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था। तो पदार्थ का परमाणुविक सिद्धांत जो है वो सर्वप्रथम जॉन डाल्टन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था, ठीक है, या फिर प्रस्तावित किया गया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जॉन डाल्टन। अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है। ठीक है, तो देखिए न्यूट्रॉन जो होता है वो एक अस्थायी कण होता है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूट्रॉन। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सबसे सही निर्धारित करता है। तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं प्रोटॉनों की संख्या, ऑप्शन नंबर बी प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ऑप्शन नंबर सी आयनों की संख्या, या फिर ऑप्शन नंबर डी न्यूक्लियनों की संख्या। तो देखिए प्रोटॉनों की जो संख्या होती है वो किसी भी तत्व के परमाणु क्रमांक को सबसे सही निर्धारित करती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नंबर ऑफ प्रोटॉन या फिर प्रोटॉनों की संख्या। अगला प्रश्न दिया गया है कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन की ग्रहण की जो प्रवृत्ति होती है वो अवकरण कहलाती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अवकरण। लेकिन इसको एक बार फिर से समझिए, देखिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति होती है वो अवकरण कहलाती है और इलेक्ट्रॉन के जो त्याग करने की प्रवृत्ति होती है वो ऑक्सीकरण कहलाती है, ठीक है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न आप लोगों को दिया गया है कि कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा। तो देखिए ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला जो तत्व है वो है हाइड्रोजन, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन, जो कि ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए जो कि आप लोगों के एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए निम्न में से किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है, यानी कि फ्यूल ऑफ द फ्यूचर। तो देखिए हाइड्रोजन जो होता है इसे भविष्य के ईंधन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भविष्य का ईंधन जो है वो हाइड्रोजन को कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा एग्जाम में पूछा जाता है कि भविष्य की धातु किसे कहा जाता है, यानी कि, ठीक है। तो देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि भविष्य की धातु किसे कहा जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न देखिए कि कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के गैसीय मिश्रण को क्या कहा जाता है। तो देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का जो गैसीय मिश्रण होता है उसको प्रोड्यूसर गैस कहा जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोड्यूसर गैस। अगला प्रश्न देखिए कि रॉकेट में किस प्रकार का ईंधन प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है। तो देखिए रॉकेट में जो है वो प्रणोदक ईंधन जो है वो प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रणोदक टाइप का जो ईंधन होता है वो प्रयुक्त किया जाता है रॉकेट में। अगला प्रश्न देखिए कि अंग्रेजी शासन का सर्वाधिक प्रभाव किस क्षेत्र में पड़ा था, ठीक है। तो अंग्रेजी सत्ता का जो सबसे अधिक प्रभाव है वो हमारी इकोनॉमी यानी कि आर्थिक क्षेत्र पर पड़ा था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आर्थिक क्षेत्र पर जो है वो अंग्रेजी शासन का प्रभाव सर्वाधिक पड़ा था। अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत में रेल लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछवाई थी सर्वप्रथम, ठीक है। तो देखिए सर्वप्रथम भारत में जो रेल लाइन है वो जॉर्ज क्लार्क के द्वारा बिछवाई गई थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जॉर्ज क्लार्क। अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, या फिर इसके बारे में किसने बताया था, ठीक है। तो देखिए भारत से ब्रिटेन की ओर जो संपत्ति का अपवहन का सिद्धांत था वो दादा भाई नारोजी के द्वारा दिया गया था, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नारोजी। अगला प्रश्न दिया गया है कि किसके द्वारा बंगाल और बिहार का स्थायी बंदोबस्त शुरू किया गया था, यानी कि परमानेंट सेटलमेंट जो है वो किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो देखिए स्थायी बंदोबस्त जो है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण 1853 में किन नगरों के बीच में हुआ था।
तो भारत में जो प्रथम रेल लाइन बिछाई गई थी वो बम्बई से ठाणे के बीच में बिछाई गई थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बम्बई से ठाणे के बीच में जो है वो प्रथम रेल लाइन बिछाई गई थी। अगला प्रश्न दिया गया है कि आयरन शब्द किस खेल से संबंधित होता है। तो देखिए आयरन जो वर्ड है वो गोल्फ खेल से संबंधित होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोल्फ। अगला प्रश्न आप लोगों को दिया गया है कि जिस प्रकार चिकित्सक का संबंध उपचार से है, ठीक इसी प्रकार न्यायाधीश का संबंध किससे होगा। तो देखिए उपचार जो होता है वो चिकित्सक के द्वारा किया जाता है, ठीक है। ठीक इसी प्रकार निर्णय जो होता है वो किसके द्वारा दिया जाता है, वो न्यायाधीश के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निर्णय, जो कि न्यायाधीश के द्वारा दिया जाता है। अगला प्रश्न आप लोगों को दिया गया है कि जिस प्रकार 2 का संबंध 7 से है, ठीक इसी प्रकार 6 का संबंध किससे होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर 2 का संबंध जो है वो 7 से किस प्रकार है। तो अगर मैं यहाँ पर 2 का स्क्वायर कर दूँ और उसमें +3 ऐड कर दूँ तो मुझे 7 मिल जाता है, ठीक है। ठीक इसी प्रकार अगर मैं यहाँ पर 6 का स्क्वायर कर दूँ और उसमें 3 ऐड कर दूँ तो देखिए 6 का स्क्वायर हो गया 36 और 3 हो गया 39, ठीक है। तो 39 जो है देखिए ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया गया है, ठीक है। तो 6 का संबंध जो होगा वो होगा 39 से, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 39। एक बार फिर से समझ लीजिए हुआ क्या है यहाँ पर जो है वो क्या हुआ है कि 2 का स्क्वायर किया गया है और उसमें 3 ऐड किया गया है, ठीक है। उसी प्रकार हमने 6 के स्क्वायर कर दिया और उसमें 3 ऐड कर दिया तो हमें अगला पद प्राप्त हो गया। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न आप लोगों को दिया गया है 4, 9, 16, 25 और उसके बाद में आपको दिया गया है एक क्वेश्चन मार्क और उसके बाद जो सीरीज़ है वो कंटिन्यू हो रही है। तो आप लोगों को यहाँ पे बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा। तो इस प्रश्न को जो है देखते ही आप लोगों को समझ जाना चाहिए कि यहाँ पर हो क्या रहा है। यहाँ पर जो है वो 2, 3, 4, 5 इनका जो है वो वर्ग चल रहा है, यानी कि इनका जो है स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। तो देखिए 4 जो किसका वर्ग है, 2 का, ठीक इसी प्रकार 9 जो किसका है, 3 का, 16 जो है वो 4 का, 25 जो है वो है 5 का, ठीक इसी प्रकार अगला पद जो आएगा वो आएगा 36 जो कि 6 का स्क्वायर होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 36। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न आप लोगों को दिया गया है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, यानी कि हु वाज द फाउंडर ऑफ रामकृष्ण मिशन। तो देखिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है वो स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद वाज द फाउंडर ऑफ रामकृष्ण मिशन, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 4 + 44 + 444 और उसके बाद में आपको दिया गया प्लस 4444। तो इसका जो है आपको सरलीकरण करना है। ऐसा क्वेश्चन जो है आप लोगों को मैथ्स के सिंप्लीफिकेशन चैप्टर से बनता है और आपके एग्जाम में जो है इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपके एग्जाम की दृष्टि से जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को जो है हम बिना किसी ट्रिक के जो है कैसे सोल्व करते हैं ईजिली। तो देखिए अगर हम इसको नॉर्मली वे में सोल्व करने जाएंगे 4 + 4 4 ऐसे करके लिखेंगे और सोल्व करने जाएंगे तो उसमें जो है हमारा काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है। तो इसको जो है हम ऐसे नहीं करेंगे, इसको हम स्मार्ट ट्रिक से करेंगे। तो देखिए इसको कैसे किया जाएगा। यहाँ मैंने बाहर लिख लिया 4, ठीक है, क्योंकि सीरीज़ जो है वो 4 में ही चल रही है। उसके बाद आपको कितना 4 दिया गया, 1। उसके बाद में आपको 2 4 दिए गए हैं, उसके बाद 3 और उसके बाद में 4 बार 4 दिए गए हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि 4 को जो है इस 4 से इंटू करेंगे। तो कीजिए 4 चौक 16, हाथ लगी 1। फिर जो है इस 4 को 3 से गुणा करेंगे तो 4 तिये 12 और 1 13, हाथ लगी 1। फिर देखिए 4 को 2 से इंटू कीजिए, 4 दूनी 8 और 1 9 और 4 एकम 4। तो देखिए ऑप्शन देखिए, तो ऑप्शन जो है आपको यहाँ पर गलत दिया हुआ है। यहाँ पे जो होगा ये होगा 4 9 3 6, ठीक है, यानी कि 4936। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4936। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। चलिए देखिए आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, जीतने वाला उम्मीदवार को 55% वोट प्राप्त होते हैं और वह 2000 वोटों से जीत जाता है, तो कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जो होता है वो आपके परसेंटेज चैप्टर से बनता है। इसमें इलेक्शन की टाइप होती है जिसमें आप लोगों को ये क्वेश्चन कभी कभार पूछा जाता है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम बिना किसी फॉर्मूला के और स्मार्ट ट्रिक से कैसे हैंडल करते हैं।
तो यहाँ पर अगर हमें ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले तो हम क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ वोट जो होता है उसको 100 मान लेते हैं, ठीक है। और फिर क्या दिया गया है, क्वेश्चन के लैंग्वेज से चलेंगे। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि जो विनर कैंडिडेट है उसको 55% वोट मिलते हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि जो लूज़र कैंडिडेट होगा उसको 45% वोट मिलेंगे। अब देखिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है जीत और हार का, वो है 10, ठीक है। लेकिन हमें प्रश्न में बोला गया है कि वह 2000 वोटों से जीत जाता है, यानी कि ये जो डिफरेंस है वो 10 नहीं होकर के कितना है, वो है 2000, ठीक है। जो वैल्यू है वो कितने गुना पर बैठी हुई है, 200 गुना पर, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में बैठा हुआ प्रत्येक मान जो है उसके उतने गुणे पर ही होता है। तो हमें क्या फाइंड करना है, कुल मतों की संख्या। तो हमने माना था 100, तो 100 को जो है वो हम 200 से इंटू कर देंगे, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में बैठा हुआ प्रत्येक मान जो है उसके उतने गुणे पर ही होता है। तो देखिए इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 20,000, ठीक है। क्या किया, फिर से एक बार समझ लीजिए। यहाँ पे मैंने माना कि टोटल नंबर ऑफ वोट जो है वो है 100, ठीक है। उसके बाद मैंने क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़ी और उसमें क्वेश्चन में बोला हुआ है कि 55% वोट जो है वो जीतने वाले उम्मीदवार को प्राप्त होते हैं, ठीक है। लिख दिया विनर कैंडिडेट को 55% वोट मिले। तो जाहिर सी बात है कि लूज़र कैंडिडेट जो होगा उसको 45% वोट मिले होंगे। तो अब देखिए कि यहाँ पर डिफरेंस कितना आ रहा है, ठीक है। इन दोनों के जीत और हार का जो डिफरेंस है वो कितना है, तो यहाँ पर डिफरेंस मिल गया 10। लेकिन हमें क्वेश्चन में बोला हुआ है कि ये डिफरेंस 10 नहीं होकर के 2000 है, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस है वो कितने गुना पर बैठा हुआ है, ये जो है वो 200 गुना पर बैठा हुआ है डिफरेंस। तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स जो है वो कितने हैं। तो हमने माना था 100, लेकिन वो 100 तो है नहीं, तो ये जो है वो 200 गुना पर बैठा हुआ है। तो क्वेश्चन में बैठा हुआ प्रत्येक मान जो है उसके उतना गुना पर ही होता है। तो 100 को जो है हम 200 से इंटू करेंगे, तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 20,000। आई होप आपको सारे प्रश्न समझ आ गए होंगे और आप लोगों को वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आप लोगों को इन क्वेश्चंस की PDF चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप लोग इंडियन नेवी, एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी वेबसाइट defensepointprep.com के माध्यम से फ्री ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।